Assalamu alaikum, my dear students. Rabbi zidni ilma. You know very well we have started chapter number 19, and today we want to discuss another very important lecture, or rather a very important phenomena taking place in the living world, and that very phenomena is called as regeneration. Re means दोबारा, generate means बनाना या पैदा करना. तो किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स वो अपने लॉस्ट पार्ट्स को दोबारा से बनाते हैं, उसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं और किस फाइलम में कितनी कितनी रिजनरेटिंग एबिलिटी है, इन सारी बातों को सीखने के लिए लेट्स जंप टू द व्हाइट बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, रिजनरेशन जैसे मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कि री का मतलब होता है अगेन और जनरेट का मतलब होता है बनाना. तो इसी चीज को इस्तेमाल करके we can write the definition of regeneration. तो लिख सकते हैं ability of the organisms to regain दोबारा से हासिल कर लेना और to recover lost part of the body is called as regeneration. इसका मतलब है कि एक सलाहियत है, किसी ऑर्गेनिज्म में यह सलाहियत कम और किसी ऑर्गेनिज्म में यह सलाहियत ज्यादा होती है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स बहरहाल किसी हद तक अपने लॉस्ट पार्ट को रीगेन कर सकते हैं या एटलीस्ट उसे रिपेयर कर सकते हैं. हम इसको दो डिफरेंट कैटेगरीज में स्टडी करेंगे. डेफिनेटली पहले इनवर्टिब्रेट्स की हमने प्रीवियस ईयर में फर्स्ट ईयर में एक असेंडिंग यू कैन से एवोल्यूशनरी कैस्केड स्टडी की थी कि सबसे पहले हमारे पास स्पॉन्जेस आती हैं, फिर नाइडेरियंस आते हैं, देन प्लेटिकोबैम्बर्स आते हैं, देन एनिलेट्स आते हैं, राइट. तो देयर वाज अ सीक्वेंस, लेकिन आपकी इस पर्टिकुलर बुक में पर्टिकुलरली इस टॉपिक के हेडिंग में कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मुझे आपको वैसे ही पढ़ाना है. तो हम देखते हैं कि आपकी बुक के सीक्वेंस को फॉलो किया जाए तो हमें सबसे पहले रिजनरेशन किस ग्रुप में स्टडी करनी है. तो आंसर इज इन स्पॉन्जेस. सो वी हैव रिटन ओवर हियर कि इनवर्टिब्रेट्स का जो पहला ग्रुप आपकी बुक में डिस्कस हुआ है दैट इज द स्पंजेस. अगर मैं इन स्पंजेस की बात करूं तो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे कौन से मेंबर्स आते हैं, पोरिफर्स आते हैं जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, और ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स है. यू नो कि हम इनके बारे में ये बोलते हैं कि दे आर बेसिकली डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. इनके पास सिर्फ दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक बायो वाले सेल्स और एक अंदर वाले सेल्स, राइट. तो हम बात ये कर रहे हैं कि इन स्पंजेस की जो कंस्ट्रक्शन है, इनका जो मेकअप है, इट इज वेरी सिंपल. बीइंग वेरी सिंपल, बीइंग वेरी लेस स्पेशलाइज्ड, इनके अंदर रिजनरेशन की एबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है. यानी कि सो मच सो कि अगर मैं इन स्पंजेस को क्या करूं, एक कपड़े में डालने के बाद पूरी तरीके से स्क्वीज कर दूं, इनको आपस में मिक्सअप कर दूं, और मिक्सअप करने के बाद इसका एक छोटा सा पीस लेके मैं इसे दोबारा ग्रो करवाऊं, तो ये मिक्स सेल दोबारा से क्या करते हैं, अपने पेरेंट की तरह से अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं. तो कहने का मकसद मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि इन ऑर्गेनिज्म के पास रिजनरेट करने की एबिलिटी मैक्सिमम है. लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों की बुक में मेंशन है, जैसे आपने अपने दिमागों में बिठाना है और MCQ के लिए भी आपने अपने माइंड में रखना है, और वो ये है कि इनका जो प्रोसेस है रिजनरेशन का, इट इज़ वेरी स्लो. व्हेनेवर वी से कि प्रोसेस इज वेरी स्लो, इसका मतलब ये है कि इनका प्रोसेस मुमकिन है सालों और फिर दहाइयों तक मुहित हो, लेकिन बहरहाल इनमें रिजनरेट करने की एबिलिटी मैक्सिमम है और स्पीड लीस्ट है. ये दो बातें आपने अपने माइंड में जरूर रखनी है. देन आप लोगों की बुक जंप करती है और सीधे चली जाती है फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऊपर. यू नो कि हमारे पास जो लॉबस्टर्स हैं दे बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और ये आर्थ्रोपोड्स में हमें क्या नजर आते हैं, क्लॉज नजर आते हैं, जिन्हें हम नाम कर देते हैं एसीपेंसर क्लॉज. और इन पर्टिकुलर मोलस्क के अंदर जो एसीपेंसर क्लॉ है, ये एक क्लचिंग या होल्डिंग के काम आ रहा होता है, और अगर इनका ये वाला क्लॉ कभी लॉस हो जाए तो दीज लॉबस्टर दे हैव द एबिलिटी टू रीजनरेट देयर व्हाट एसीपेंसर क्लॉज. तो ये छोटी सी बात आपको मेंशन है रिगार्डिंग द व्हाट लॉबस्टर्स.
Now we want to jump to the last phylum of invertebrates, that is called as the starfish. You know starfish belong to phylum Echinodermata, और अगर हम इस Echinodermata की बात करें तो you know it is a pentameric organism. इसके पास एक सेंट्रल डिस्क है और इस सेंट्रल डिस्क के साथ 5 क्या लगी हुई है हमारे स्टूडेंट्स, लिम्स. हमने क्या किया कि हमने इनके डिफरेंट स्टार फिशेस को देखा. तो किसी के अंदर हमें 4, किसी के अंदर हमें 3.5, किसी के अंदर 4.5 और किसी के अंदर हमें पूरी 5 लिम नजर आ रही थी. तो हमने रिसर्च की तो पता चला कि बेसिकली इनके अंदर जो नॉर्मल नंबर ऑफ लिम्स हैं वो तो 5 ही हैं. तो किसी में कम किसी में कहे ज़्यादा, ठीक है, ड्यू टू सम एक्सीडेंट्स और ड्यू टू वॉर और ड्यू टू फीडिंग क्या हुआ, इनकी कुछ लिम्स टूट गई थी. वो बेसिकली क्या कर रही थी, रिजनरेट कर रही थी. तो पता चला कि स्टार फिश के अंदर भी रिजनरेटिंग एबिलिटी पाई जाती. सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं एक स्टार फिश के 6 पीस कर दूं, मीन में उसकी 5 बाजू अलहदा कर दूं और एक डिस्क अलहदा कर दूं. तो हमने क्या देखा कि अगर मैं इनके 6 पीस कर दूं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपके बुक में मेंशन है, और अगेन वही बात है एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इन मोस्ट केसेस में जो सेंट्रल डिस्क है वो क्या करती है, वो अपने आप को रिजनरेट कर लेती है और उससे एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है. लेकिन अगेन बोल रहा हूँ एमसीक्यू के पॉइंट से इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन इसके जो लिम्स हैं, इसके जो बाजू हैं, वो भी अपने आप को रिजनरेट कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम. लेकिन बहरहाल डिस्क के पास तो रिजनरेट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा है. अगर मैं इनमें से किसी एक लिम को लॉस कर देता हूँ तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये डिस्क में से अपने आप को दोबारा क्या कर सकती है, रिट्राइव कर सकती है, रिजनरेट कर सकती है. तो ये है बातें डिस्क के बारे में और आर्म्स के बारे में. तो डिस्क हमेशा रिजनरेट कर लेती है और आर्म्स कभी कभी रिजनरेट करती हैं. इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. फिर आपकी बुक वापस एक जंप लगाती है और चली जाती है फाइलम यू कैन से एनेलिडा के पास, और देखते हैं कि आपकी बुक ने फाइलम एनेलिडा के बारे में क्या क्या बातें रिवील की हैं. उसके लिए वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट 2/3 ऑफ द बोर्ड. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अर्थवर्म की बात करें. यू नो अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा, और एनेलिडा की हमारे पास क्या पहचान होती है, वेरी सिंपल, कि दे हैव गॉट एनुअल रिंग्स, और इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड. अब इस सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, आप इसका हेड एम्प्यूटेट कर देंगे, मींस कट कर देंगे. तो अगर हमने ये देखा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर अर्थवर्म का हेड काट दूं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होने के बावजूद भी इसका हेड क्या कर जाता है, रिजनरेट कर लेता है, और उसमें वो सारी चीज़ें बन जाती हैं जो इसके नॉर्मल एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती. इट मीन्स के फाइलम एनेलिडा के मेंबर्स में भी रिजनरेशन एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक पाई जाती है. एंड देन आपकी बुक फिर दोबारा जंप करती है और आ जाती है किसके ऊपर, फाइलम वर्टिब्रेटा के पास, और देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हाउ दे शो यू कैन से व्हाट रिजनरेशन. आपकी बुक पाइसेस के बारे में, फिशेस के बारे में बिल्कुल खामोश है, वो बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही है. लेकिन जो एम्फीबियंस हैं उनके ऊपर उन्हें खासी यू कैन से इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्फीबियंस दे शो रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ व्हाट, रिजनरेशन. बहुत ज़्यादा एबिलिटी है उनके पास. पर्टिकुलरली उनकी जो लिम्स हैं उसको वो बहुत तेजी से रिजनरेट कर सकते हैं. अब मैंने ये बात की है कि अगरचे इनकी जो रिजनरेशन है वो सिर्फ 2 जगहों तक कन्फाइन है. 2 जगह कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लेवल से भी इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज देयर लिम्स एंड नंबर 2 इज देयर टेल. मैं 2 बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज लिम्ब, अदर 1 इज द टेल. तो इनकी टेल भी जनरेट कर सकती है और इनके लिम्स भी रिजनरेट कर सकते हैं. जब हम इन रिजनरेशन की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट बात यह माय डियर स्टूडेंट्स कि इनकी जो स्पीड है इट इज़ क्वाइट यू कैन से प्रोनाउंस, बड़ी वाजे है. इनका एक ग्रुप है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ सैलमेंडर्स, जिसे हम लोग एक्सॉल्टल्स भी बोलते हैं. तो जो एक्सॉल्टल्स हैं उनके अंदर भी हमें रिजनरेशन एबिलिटी बहुत नजर आती है, पर्टिकुलर लिम्स में भी और टेल में भी. तो सैलमेंडर्स एंड फ्रॉग्स, हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा तफसील से या बहुत ज़्यादा स्पीड से करते हुए नजर आते हैं क्या, रिजनरेशन. बट इफ़ यू मूव टू द रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स में आप लोगों को 2 ग्रुप्स हैं जिनमें रिजनरेशन की एबिलिटी बहुत ज़्यादा नजर आती है. पर्टिकुलरली हमने बहुत दफ़ा पर डिस्कस किया था स्नेक्स के बारे में. एक्डाइसिस, आपको याद होगा कि हम लोगों ने सपोर्टेड मूवमेंट वाले चैप्टर में एक्डाइसिस के फिनोमेना को बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, और उसमें हम लोगों ने आर्थ्रोपोड का एक ग्रुप जिसे हम इंसेक्ट्स बोलते हैं उनकी एबिलिटी को भी डिस्कस किया था कि हाउ इंसेक्ट्स दे कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस, दे कैन लॉस देयर प्रीवियस स्किन, they can enlarge their skeleton, they can carry out the process of growth, and then they can regain their what, the skeleton. तो इस लिहाज से उन्होंने अपने skeleton को प्रॉपर क्या किया था, गेन कर लिया था. तो इट इज अगेन रिजनरेशन. लेकिन
यही वाली एबिलिटी हमें स्नेक में भी नजर आती है। लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको इसमें जो स्नेक है वो अपनी स्किन को लॉस करते हुए और साइज में बड़ा होते हुए और अपनी लॉस्ट स्किन मीन स्केल्स को दोबारा से गेन करते हुए नजर आ रहा है। सो दिस इज द एबिलिटी ऑफ द स्नेक्स टू रीगेन द लॉस्ट बॉडी ऑर्गन, दैट इज द स्किन। और आपको पता है कि स्किन हमारी बॉडी के एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो स्नेक्स हैव द एबिलिटी टू डू दिस। और अगर हम बात करते हैं अगली ग्रुप की, दैट इज कॉल्ड एज द लिजर्ड्स, तो लिजर्ड्स के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा कि ये हमारे यहाँ कुछ शिकारी, अपने आप को बड़े प्रोफेशनल शिकारी समझने वाले, ख़ास तौर पे चप्पल लेके और फिर शरले वाली जो गन होती है उससे लेके आमतौर पे घरों में फायरिंग करते हुए नजर आते हैं। और वो ये समझते हैं कि हमने जो लेजर्ड है उसको फायर किया और उस फायर करने की वजह से उसकी टेल कट गई है, हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के शिकारी हैं। हालांकि बात बिल्कुल गलत है। This particular lizard have the ability to carry out self amputation. When I use the term self amputation, मतलब ये है कि कोई शख्स अपना बॉडी का कोई पार्ट खुद ही काट ले, ये वाली एबिलिटी इस लिजर्ड के पास है। इसके पास स्पेसिफिक मसल्स होते हैं एट द जंक्शन ऑफ द बॉडी एंड द टेल। वेन एवर दिस पर्टिकुलर लिजर्ड इज इन थ्रेट, इन डेंजर, तो ये क्या करती है, अपने उस मसल को बहुत तेजी से वाइब्रेट करती है और अपनी इस टेल को काट के फेंक देती है। उसे भी उम्मीद है कि डेफिनेटली इससे मेरी जान बच जाएगी। कैसे कि जो शिकारी है वो मुतवज्जे हो जाएगा उस कांपती हुई, उस फड़फड़ाती हुई टेल की तरफ, और इट इज़ द बेस्ट टाइम टू हैव एन एस्केप, और वहाँ से जो लिजर्ड है वो भाग जाती है। लेकिन जब ये वाला प्रोसेस होगा तो उसके बाद अब इमेजिन करें कि इस पर्टिकुलर लिजर्ड की जो टेल है, इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जब मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें बोन्स शामिल है, इसमें कार्टिलेज शामिल है, इसमें आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज एंड देन फाइनली द स्किन। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने आप को दोबारा से रीगेन कर लेता है। कैसे करता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन लिजर्ड के अंदर अपनी टेल को बनाने की एबिलिटी मौजूद है। रिमेंबर, इसकी ये एबिलिटी काफ़ी स्पीडी होती है, लेकिन इसके अगर हम लिम्स की बात करेंगे तो अपने लिम्स के लॉस को कभी रीगेन नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है ये बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ वी वांट टू सी द नेक्स्ट, यू कैन से ग्रुप, जो आपकी बुक में मेंशन्ड है। अगेन दे हैवंट डिस्कस्ड एनीथिंग अबाउट बर्ड्स एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप टू द ह्यूमंस। और अगर हम लोग ह्यूमंस और मैमल्स की बात करेंगे तो उसमें रीजनरेशन बहुत ज़्यादा हद तक तो प्रेजेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर रीजनरेशन हमें सिर्फ और सिर्फ किस हद तक नज़र आती है, रिपेयर के लेवल तक नज़र आती है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कट लग जाता है तो आपकी स्किन अपने आप को रिपेयर कर लेती है, और जाहिर है उस जगह पे हम लोगों को स्किन रीजनरेट करती हुई या हील करती हुई नजर आ सकती है। सेम इज द केस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स, के मैमल्स में भी अपने जख्म को भरने की पूरी सलाहियत मौजूद होती है। एक और बात जो आपको जिक्र करना है, जो आपको बतानी यहाँ पर जरूरी समझता हूँ, वो ये है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन जरूर मौजूद है दैट हैज़ गॉट द रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, एंड दैट इज द व्हाट, लिवर। अगर मैं लिवर के छठे हिस्से को आपकी बॉडी में रहने दूं और 5/6 लिवर को निकाल दूं तो भी ये लिवर अपने आप को दोबारा से रिजनरेट कर लेता है। या मैं यूं कहूं कि अगर आप में से कोई बंदा लिवर डोनेट करना चाहे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि उस बंदे का जस्ट 1/6 लिवर लेते हैं और उससे रेसिपिएंट की बॉडी में ग्राफ्ट कर देते हैं। इस पर्सन का, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डोनर, उसका 1/6 लॉस्ट मीन्स जो लॉस हो गया था, इट विल, यू कैन से, रीजनरेट। तो उसके लिवर के साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोबारा से रीगेन हो जाएगा। लेकिन जिस बंदे को हमने ये दिया है उसको हमने कितना दिया था स्टूडेंट्स, जस्ट 1/6, ठीक है, या 1/5। तो 1/6 या 1/5 जो लिवर है वो क्या करेगा, वो रीजनरेट करेगा और प्रॉपर लिवर के फुल साइज को गेन कर लेगा। तो हमारे यहाँ लिवर के पास एबिलिटी मौजूद है। फिर आपने ये बड़ी बात भी पढ़ रखी है कि वी हैव गॉट द ब्लड, और ब्लड में क्या होगा, डिफरेंट सेल्स है, यू नो वेरी वेल। वी हैव गॉट आरबीसीज, वी हैव गॉट डब्ल्यूबीसीज, वी हैव गॉट प्लेटलेट्स एंड मेनी मोर। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, मेनी मोर मैंने इसलिए बोला कि डब्ल्यूबीसीज के हमारे पास बहुत सी वैराइटीज प्रेजेंट हैं। तो ये तमाम किस्म के सेल्स जो है ना, ये आपको पता है कि मरते रहते हैं और नेचर इनको रिप्लेस करती रहती है। इस तरीके से जब मैं मुंह धोता हूँ या जब मैं कुली करता हूँ, जब मैं वुजू करता हूँ, तो मेरी स्किन के क्या होते हैं, बहुत से सेल्स वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं, उतर जाते हैं, और नेचर उनको रिप्लेस करती रहती है। तो स्किन की हद तक, लिवर की हद तक, ब्लड की हद तक, वी हैव गॉट अ रिमार्केबल एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन एट लीस्ट एट द पॉइंट ऑफ व्हाट, रिपेयर। सिमिलरली आपको याद होगा हमने सपोर्टेड मूवमेंट वाले चैप्टर में फ्रैक्चर
कैसे हील होता है उसको एनिमेशन से समझा था कि कैसे हमारे पास कोलेजन फाइबर्स आते हैं, फिर वहाँ पे कैसे ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, ऑस्टियोसाइट्स आते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट्स आते हैं और फिर वो मेरे फ्रैक्चर को हील कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों को रीजनरेशन रिपेयर की हद तक ज़रूर नज़र आती है। तो हम कंक्लूड ये करना चाह रहे हैं कि हमारे डिफरेंट फाइला में नेचर ने रीजनरेट करने की एबिलिटी मुख्तलिफ ग्रुप से मुख्तलिफ रखी है। यहाँ मैं आपकी बुक से थोड़ा सा डेविएट होते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल में जिस ग्रुप के अंदर मैक्सिमम रीजनरेशन नज़र आती है दैट इज़ द मेंबर्स ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस। आप इस प्लेटिहेलमिन्थस को देखें कि कैसे जो साइंटिस्ट है ये इस पर्टिकुलर एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जब उसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या नजर आया हमारे डियर स्टूडेंट्स कि नॉट ओनली इसका पीछे वाला हिस्सा अपने को रीजनरेट कर रहा है, मींस पीछे वाला हिस्सा अपने हेड रीजन को बना रहा है और जो आगे वाला हिस्सा है वो किस तरह अपनी टेल को बना रहा है। सो मच सो कि अगर ये साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर एरिया के 5 पीस कर दिए हैं तो उससे 5 इंडिविजुअल प्ले एरिया प्रोड्यूस हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को रीजनरेशन एबिलिटी मैक्सिमम नजर आती है। आइए देखते हैं कि इस रीजनरेशन को करवाने के लिए नेचर किस मैकेनिज्म या किस प्रोसेस को यूज करती है। सो टू सी दिस लेट्स मूव टू द लास्ट 1/3 of the board. Yes, my dear students, empty board, only one thing is given on the top, that is called as a mechanism. हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर बोर्ड पे भी सिर्फ 2 ही अल्फाज लिखेंगे। वो मेरे पास क्या हमारे स्टूडेंट्स नंबर 1 कि नेचर 2 तरीके से रीजनरेशन करवाती है। पहला मेथड मेरे पास क्या है? पहला मेथड है रिटेंशन उन सेलों को बचा के रखना। ठीक है, रिटेंशन ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल्स कि एक ऐसे सेल्स जो एम्ब्रियो की तरह से हैं हम उन पर्टिकुलर सेल्स को रिटेन रखें, उन्हें लॉस ना करें। तो जब कभी ज़रूरत पड़े हम उन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करें और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उनसे नए सेल्स बना लें। इन पर्टिकुलर सेल्स को अगर मैं देखूं तो ये वाले सेल्स मुझे कहाँ नज़र आते हैं? नंबर वन नज़र आते हैं मुझे ये इनवर्टिब्रेट्स में। तो इनवर्टिब्रेट्स में जितनी भी क्या हो रही है रीजनरेशन वो बेसिकली इन्हीं एम्ब्रियोनिक सेल्स को रखने की सर्कुलर से होती है। उन पर्टिकुलर सेल्स को कि जो एम्ब्रियोनिक बिहेवियर शो करते हैं उन्हें आपको याद होगा हमने नाम दिया था क्या? नियोब्लास्ट का। अगर आपको नहीं याद तो मैं दोबारा करवाता हूँ। नियो मैंने बोला था कि मॉडर्न तरीके से कि ये न्यू दोबारा से किसी चीज की डेवलपमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दीज पर्टिकुलर सेल्स आर कॉल्ड एज नियोब्लास्ट्स। तो नियोब्लास्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर हमेशा स्टोर रखना ये एक पहला मैकेनिज्म था रीजनरेशन का कि जब भी कोई इंजरी होगी तो हम उन्हीं पर्टिकुलर सेल्स को क्या करेंगे? सिग्नल्स भेजेंगे कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंजरी और ये वाले सेल्स वहां पर आएंगे, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद दे विल ट्राई टू मेक द कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लेटी की बात कर रहा हूं तो यू नो कि प्लेटी आर बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो दे विल हैव ऑल 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इमर्जिंग फ्रॉम दीज पर्टिकुलर नियोब्लास्ट। और अगर आप देखें, आप ये इमेज बहुत दफ़ा आपको मैंने दिखाया है, बहुत दफ़ा डिस्कस भी किया है, मैं इस इमेज को दोबारा के लिए लगवा रहा हूँ कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये जो फ्लोरेसेंट चमकने वाले सेल्स हैं ये सारे के सारे नियोब्लास्ट हैं। दोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, हाउएवर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉर्मल। फोकस कि कहाँ पे ये नियोब्लास्ट ज़्यादा हैं, कहाँ पे नियोब्लास्ट कम है। तो ज़ाहिर है जहाँ पे नियोब्लास्ट ज़्यादा होंगे वहाँ पे रीजनरेशन का रेट ज़्यादा होगा और जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे कम होगा। एक और चीज़ जिसको आपने माइंड में रखना है वो क्या है? एज। कि आप किसी भी ग्रुप में चले जाएं आपको नजर आएगा कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर यंग और यू कैन से एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर जो रीजनरेशन का रेट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म बूढ़ा होता है या डेथ के करीब जाता है तो जाहिर है वो सारे के सारे एंजाइम जो ये प्रोसेस करने वाले होते हैं वो बेचारे थक जाते हैं, तो जाहिर है उसमें ये वाला प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे मैकेनिज्म की तरफ। तो दूसरा मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट वेरी मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ differentiation. What is meant by the term differentiation? Differentiation यहां तक का वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है, ठीक है। डिफरेंट क्या होता है? मुख्तलिफ होना। डिफरेंशिएट यानी कि हम उसको किसी ऐसे सेल की तरह बना दें कि अब इसे ये भूल जाए कि मैं क्या हूं, राइट।
मुझे पता ही ना चले कि मैं एक मसल का सेल हूं, या मैं एक बोन का सेल हूं, या मैं एक नर्व का सेल हूं, आर्टरी का सेल हूं, या वेन का सेल। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये हमारे दोस्तों के जितने मेरे पास एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो उस पर्टिकुलर साइट पे ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। व्हेन दीज पर्टिकुलर डी डिफरेंशिएटेड सेल्स अराइव ओवर देयर, तो व्हाट विल हैपन, दे विल begin to differentiate again. तो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स they undergo the process of what? डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में क्या होगा, मेरे पास जरा डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रोड्यूस होंगे। मीन टू से कि अगर मैं किसी लिजर्ड की टेल की बात कर रहा हूं तो वेन एवर देयर विल बी अ एक्सपेरिमेंटल एम्पुटेशन और इफ इट इज अ सेल्फ एम्पुटेशन, तो दोनों के रिजल्ट में क्या होगा कि वहां पे प्रोड्यूस होते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। ये वाले डी डिफरेंशिएटेड सेल्स मींस एम्ब्रियो की तरह के सेल्स। डी डिफरेंशिएटेड मीन टू से कि ये सेल्स पहले कैसे थे, स्पेशलाइज्ड, उनकी डेवलपमेंट को हमने रोल बैक किया। उनकी डेवलपमेंट को रोल बैक करते 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 अब उनको ऐसे सेल्स की तरह आपने बना दिया जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक सेल्स, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक एम्ब्रियोनिक सेल बन गया है तो फिर वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकता है। तो एक ऐसा सेल जो एम्ब्रियो की तरह से बिहेव कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएटेड सेल, and the phenomena is called as de-differentiation. And as a result of de-differentiation, जो मेरे पास cells produce होंगे, they will again carry out the forward development. They will carry out the process of differentiation. और इन different cells से मेरे पास जाहिर है skin के cells भी बनेंगे, एपिडर्मल टिश्यू भी बनेगा, मेरे पास मेसोडर्मल टिश्यू भी बनेगा, एडर्मल टिश्यू भी बनेगा। जाहिर है मेसोडर्म से मेरे पास क्या बनेगी, स्किन बनेगी, मेरे पास मसल्स बनेंगे, राइट। एक्टोडर्म से मेरे पास नर्वस सिस्टम बनेगा, उसके स्किन बनेगी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपने अपने काम करती रहेंगी और इवेंचुअली इस पर्टिकुलर रिजल्ट की क्या बन जाएगी, टेल बन जाएगी। अब आप क्या करें कि हम लोगों ने एक वीडियो आप लोगों की लगाई है दैट इज गोइंग टू शो द मैकेनिज्म ऑफ यू कैन से रिजनरेशन इन व्हाट सैलामेंडर्स। तो आप देख रहे हैं कि जब हम इस पर्टिकुलर सैलामेंडर की लेग को काट देते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्लियर जोन प्रोड्यूस होता है एंड दैट पर्टिकुलर जोन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन कोन। और इस डिफरेंशिएशन कोन के अंदर फिर डिफरेंट किस्म के सेल्स आते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं और डिफरेंशिएट होने के बाद इसके डिफरेंट पार्ट्स बनाते चले जाते हैं, राइट। और इसके रिजल्ट में जाहिर है मेरे पास क्या होगा, एक नई लिम्ब प्रोड्यूस हो जाएगी। ज़्यादा देने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि वी आर नॉट यू कैन से स्टॉपिंग रिसर्च एनीवेयर, वी आर डूइंग रिसर्च कॉन्टिन्यूसली एंड डेफिनेटली इसके रिजल्ट में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आश्कार होती चली जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता है कि अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंट्रोल करने वाली, गवर्न करने वाली कौन कौन सी जीन्स हैं, राइट। अगेन अगर हम ये क्लेम करें कि हमने इस प्रोसेस को सारे के साथ समझ लिया तो इट इज़ नॉट ट्रू। रिसर्च इज स्टिल ऑन एंड वी आर ट्राइंग टू कैरी आउट understand the mechanism of differentiation, how it is taking place in the organisms. Why we want to do this? Because कि अगरचे हमारे पास अब 3D ऑर्गन प्रिंटिंग का प्रोसेस भी चल रहा है, लेकिन हम उसके साथ साथ जीन्स के लेवल के ऊपर जाकर ये वाला काम करना चाहते हैं कि अगर हम ये वाला काम जीन्स के लेवल पर अंडरस्टैंड कर लें तो शायद हम ह्यूमन जो इंजरीज होती हैं जंग वाले केस में, एक्सीडेंटल वाले केस में, तो शायद उनके अंदर हम इस इस इंसानियत का क्या कर सकते हो, भला कर सकते हो। इस दुआ के साथ क्या ताला आप लोगों को भी एक निगाह बीना, निगाह बसीरत आ करे और आप लोग बड़े होकर भी रिसर्च की फील्ड में जस्ट जंप इनटू इट एंड फाइंड सम न्यू होराइजन्स इन द वर्ल्ड। और आमीन कहते हुए आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।